नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को सभी को दशहरा की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों आज है आपका 26 सितंबर और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम है। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों जो परसों हमने एक वीडियो पोस्ट किया था उसके थंबनेल पे जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे पूछा गया था, यूएस उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं परसों का वीडियो। और ये वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेट से यहाँ पे टकराया है, जैसा कि आप देखेंगे। अगर आपको लगे कि सही में टकराया है, वेरीफाई करने के बाद मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न आया था, प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सा है? दोस्तों ये भी बताए हैं आपको उसी वीडियो में। तो ये तमिल प्रथम शास्त्रीय भाषा है, जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था। इसके बाद तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, संस्कृत भी है, मलयालम भी है, ओडिसी भी है। बात करें सबसे लेटेस्ट वाला शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तो यह आपका ओडिसी है, 2014 में से दिया गया था और ये उड़ीसा का राजभाषा है। इसके बाद आपका जो संस्कृत है इसे 2005 में दिया गया था। मैं सब दिन बता रहा हूँ ये किस किस राज्य की भाषा है, आपको जरूर आना चाहिए, पता नहीं कब पूछ दे। ठीक है, तमिल आपका तमिलनाडु का है, तेलुगु आपका जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, कन्नड़ कर्नाटक का, संस्कृत आपका जो है प्राचीन भाषा है, मलयालम आपका केरल का है, ओडिशा जो है ओडिसी जो है आपका उड़ीसा का है। इसके अलावा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भाषा को कितनी पुरानी होना चाहिए, तो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होना चाहिए, तो ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका मैसूर कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा जो है भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खरे थे। इसके बाद संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है, तो 22 भाषा है। इसके अलावा भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। यही वो प्रश्न है जो आपको थंबनेल पे देखने को मिल जाएगा परसों वाली वीडियो में, और मैंने पीडीएफ भी दे दिया था। US-04 उपग्रह का लॉन्च कब किया गया था? दोस्तों US-04 का उपग्रह का जो लॉन्च है, एक साथ 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। इसमें US-04 भी है, तो ये आपका 2022 के जनवरी में किया गया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने पेपर कटिंग भी रख लिया है इसका, आपको जो मैं बताया था ये देख लीजिए। ये पेपर कटिंग है आपका फरवरी 2022 में, माफ कीजिएगा, ये पेपर कटिंग है। मैंने प्रश्न लिख रखा था कि फरवरी 2022 में इसरो ने US-4 उपग्रह को किस यान से प्रक्षेपित किया, तो PSLV C-52 से किया था, लेकिन इसका जो है इसभी ही पूछ दिया गया डायरेक्ट, तो फरवरी 2022 आपका आंसर हो जाएगा। बात करें इसरो की स्थापना कब होती है, तो 1969 में होती है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो S सोमनाथ है। इससे पहले कौन थे, तो K शिवन थे। ठीक है, इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो मुख्यालय आपका बेंगलोर में है। एक प्रश्न आपको आ गया था, आई होप कोई भी नहीं छोड़ा होगा जो भी मेरा एनालिसिस फॉलो करता है, क्योंकि मैं दर्पण और लेंस पे ऐसा ट्रिक दिया हूं कि एक भी न्यूमेरिकल आपसे छूटेगा नहीं। आज क्या ये जो न्यूमेरिकल है एग्जैक्ट आंकड़ा के साथ है। ठीक है, एक पूछा गया था कि अवतल लेंस में वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगा? अब आप ही बताइए अवतल लेंस की क्या प्रॉपर्टीज है। आपके सामने ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने वहीं से स्क्रीन कट लिया है। एक अवतल लेंस में क्या होता है कि इसमें हमेशा काल्पनिक इमेज बनता है। इसके बाद फोकस दूरी कैसा लेना है, तो निगेटिव लेना है। वस्तु की दूरी कैसा लेना है, निगेटिव लेना है। और प्रतिबिंबों की दूरी कैसा लेना है, तो निगेटिव लेना है। अब दर्पण में जब अवतल दर्पण की हम बात करते हैं ना, तो फोकस दूरी तो निगेटिव लेते हैं, अब वस्तुओं की दूरी निगेटिव लेते हैं। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी जब काल्पनिक बनता है तब पॉजिटिव, और जब वास्तविक बनता है तब निगेटिव। ये तो दर्पण की बात हो गई। लेकिन लेंस में इसका जस्ट उल्टा होता है। जब आपका काल्पनिक बनेगा तब ये निगेटिव लेना है, जब वास्तविक बनेगा ना तब पॉजिटिव लेना है। तो इसमें तो खाली काल्पनिक बनता है अवतल लेंस में, तो आपको निगेटिव लेना है प्रतिबिंबों की दूरी। तो चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या है, लेंस फार्मूला हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इसमें आप रख के मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। दोस्तों मैं आप लोगों से प्रतिदिन ये न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करवाता हूं लेंस और दर्पण का, क्योंकि आपको एग्जाम में थोड़ी भी हिचकिचाहट ना हो जाए और आप मज जाओ यहीं पे, ताकि आपको नंबर जो है पूरा मिले। क्योंकि अगर इसमें साइन में भी गलती कर दिया ना तो फिर कोई काम का नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और अगर आपको इसमें साइन में दिक्कत हो तो आपके साइन सामने है, और इसका पूरा पीडीएफ मैं दे दिया हूं, दोनों लेंस और दोनों दर्पणों का, वो भी देख लीजिएगा अगर आप अभी तक नहीं आप सीख पाए हैं तो। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं, दोनों बता दे रहे हैं। नगर निगम का प्रमुख जो है ये आपका मेयर होता है, और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है ना ये आपका सरपंच होता है। एक दिन पूछ दिया था कि ग्राम पंचायत में कितने सरपंच होते हैं, तो 1 सरपंच होता है। अब ग्राम पंचायत के बारे में मैं A to Z आपको दे चुका हूं मसाला, तो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं छाप रहा हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे टाइप कर दिया हूं।
पंचायत व्यवस्था की शुरुआत 1959 राजस्थान के नागौर से हुई थी। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से, 12वीं अनुसूची नगर निगम से शामिल मतलब संबंधित है। इसके अलावा 9वीं भाग और 40वां अनुच्छेद, 243 अनुच्छेद, ये सभी ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके बाद अशोक मेहता, बलवंत मेहता, सादिक अली, जीवी राव सिंघवी समिति, ये सभी आपका जो है ग्राम पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का जो हेड क्वार्टर है ये आपका जो है हैदराबाद में स्थित है। चलते हैं आगे। अभी गिरिराज सिंह जो है मंत्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था, तो बार बार रिपीट किया जा रहा है ये प्रश्न। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये कौन सी समिति थी, तो स्वर्ण सिंह समिति थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और स्वर्ण सिंह समिति थी। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाता है। अखंडता शब्द ये भी जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं संविधान में 10 ठो। कहाँ रखा गया था, 51 के कौब आर्टिकल में। किस भाग में है, भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, आपका रसिया से लिया गया है। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। तो 11 मौलिक कर्तव्य है। तो आपको एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होते हैं। आपको नियमित एनालिसिस को फॉलो करना है अगर आने वाले समय आप एग्जाम देने वाले हैं तो। एक बच्चे रीजनिंग की जो है वीडियो चाह रहे हैं हमसे, लेकिन रीजनिंग की वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी कठिनाई हो रही है क्योंकि मेरा नोट जो है काफी छोटा है और इसमें चारों ऑप्शन के साथ बैठ नहीं रहा। और रीजनिंग बिना ऑप्शन के जो है संभव नहीं है। आप भी एग्जाम में बिना ऑप्शन के रीजनिंग तो न बनाएं, नहीं तो काफी टाइम लगेगी, ठीक है। एक प्रश्न आया था 2022 महिला दिवस की थीम क्या थी। मैं सॉरी चाहता हूं, मतलब इसके लिए रीजनिंग की वीडियो नहीं बना सकता। और जो है 2022 महिला दिवस की थीम क्या थी, तो ये था आपका जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो ये आपका 2022 की महिला दिवस की थीम थी। बात करें 2021 नारी शक्ति दिवस की थीम क्या थी, तो ये आपका था नेतृत्व में महिला। कोविड-19 के ऊपर बनाया गया था ये थीम, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है। डायरेक्ट पूछ दे रहा है अब तो और जो है इजी कर दिया गया है एग्जाम को आप लोगों को। तो F बराबर R/2 ये डायरेक्ट सूत्र होता है आपका जो है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि डायनेमो का कार्य क्या, कोई छोड़ेगा जी, हमारा जो एनालिसिस फॉलो करता है एक भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं इस पे जो भी हो सकता है सभी एक ही साथ जो है टैप कर देता हूँ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैंने इसका उदाहरण भी दिया था कि गांव घर में जब पुराने जमाने में साइकिल ज्यादा हुआ करते थे, बाइक कम हुआ करते थे, तो लोग साइकिल जब अंधेरे में चलाते थे तो वहां पे उसको लाइट की जरूरत पड़ी। तो लाइट कैसे बनाएंगे, तो जो रिम होती है आपकी साइकिल का, जो रिम होता है यानी जो टायर में जो रिम लगी रहती है मेटल का, इसमें एक कार्बन की ब्रश लगी देती थी। और जब ये ब्रश घिसता था रिम के घर मतलब चलने से जब ये घिसता था तो इससे घर्षण उत्पन्न होता था, आवेश। इसी आवेश से जो है यांत्रिक ऊर्जा को एक बल्ब जला लेते थे हम आगे। इसे ही डायनेमो कहते हैं। आजकल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये डायनेमो का जस्ट उल्टा है। इसके बाद बैटरी क्या करता है, तो बैटरी जो है आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद जो बल्ब होता है ये क्या करता है, आपका विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ये सब याद नहीं करना पड़ता, आपको देखने से ही पता चलता है कि कौन सी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन किस ऊर्जा में हो रही है। एक प्रश्न आता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2022 में महिला में सबसे अधिक विकेट किसने लिया था। ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है, ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो आपका जो T20 नहीं था, खाली वर्ल्ड कप था, तो ये आपका झूलन गोस्वामी है, ठीक है। वैसे भी इंडिया में सबसे अधिक विकेट लेने वाली यही महिला में है और सबसे अधिक रन बनाने वाली आपका जो है मिताली राज है। अभी अभी जो लेटेस्ट वाला 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, ये 12 आदमी को मिला था। इसमें एक मिताली राज भी शामिल थी और एक सुनील छेत्री भी शामिल थी। इसके अलावा जो 10 थे वो ओलंपियन थे, चाहे तो पैरा ओलंपिक चाहे वो मेन ओलंपिक, लेकिन ये दोनों अलग से थे, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। एक यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला ये भी मिताली राज ही है और ये संन्यास की घोषणा कर चुकी है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ आता है कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। तो ये 7वां स्थान है। इसके पहले कौन है, रूस पहला है, कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। और अगर आपसे 8वां पूछ दिया जाए तो अर्जेंटीना है। भारत के बाद जो कौन है, अर्जेंटीना है। अब बात करेंगे, ये तो होगी क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके बाद भूमि की रकबा कितने है भारत के पास, तो 2.4% है, ठीक है। 2.4% भूमि जो है भारत में है और लगभग 19% जनता भारत में ही निवास करते हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। भारत जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में दूसरा स्थान रखता है, प्रथम स्थान आपका जो है चाइना रखता है, ठीक है। और 2050 तक हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे इस मामले में, ठीक है। एक प्रश्न आता आपका कि लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगा। अब बताइए F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। यहां से आप जो है F निकाल लेंगे क्योंकि फोकस दूरी पे आप जो है कैलकुलेट करेंगे क्षमता को, है ना। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या तो ये 10 हो जाएगा आपका फोकस दूरी। और लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर क्या होता है, 1 बाय क्या होता है F मीटर में इतना डायोप्टर, तो ये क्या हो जाएगा 10 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा 1/10/100, 100 ऊपर जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, तो 10 डायोप्टर जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे।
एक प्रश्न आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब दोस्तों परसों मैंने ये भी अच्छे से समझा दिया था और ये यही का पेपर कटिंग है, ये देख लीजिए। इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, मैंने समझाया था कि ऑक्सीकरण क्या होती है और अवकरण क्या होती है, दोनों परिभाषा समझाया था, एक तो लैंग्वेज में और एक अभिक्रिया के तर्ज पे। अभिक्रिया के तर्ज पे मैंने क्या समझाया था कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण होता है ना, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2Cu + O2, यहाँ पे 2CO जो है बन चुका है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा है FeO2, तो 2Fe2O3 है ना। अब यहाँ पे Fe कितना है 4 हो गया, तो इसके पीछे में 4 लगाना पड़ेगा, बैलेंस करना भी आना चाहिए। ऑक्सीजन कितना है 6, तो इसके पीछे मुझे 3 लगाना पड़ेगा। अब ये संतुलित हो गया, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अवकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जिसमें हाइड्रोजन का ग्रहण होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cl2 + H2 2HCl, ये क्या है आपका अवकरण अभिक्रिया है। इसके बाद जो लैंग्वेजिक में आपका जो इसका डिफिनीशन है, ये क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो उसे अवकरण कहते हैं, और जब ये दोनों प्रोसेस एक ही साथ में होती है किसी अभिक्रिया में तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको सभी बातें याद रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय खेल नीति कब लॉन्च हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय खेल नीति जो पुरानी वाली हुई थी ये 1984 में हुई थी। इसी में संशोधन करके नई राष्ट्रीय खेल नीति जो है 2001 में लाया गया था, खेलों को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा इस फॉर्म में और कुछ क्वेश्चन आप रख लीजिए आने वाले शिफ्ट के लिए। तो यहाँ पे आपका मिलेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। और जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है कब हुआ था, तो 2020 में हुआ था। इसके जो है पर 10+2+3 वाला पैटर्न को जो है चेंज किया गया है। एक प्रश्न आया था कि 1911 में किसके समय दिल्ली भारत की राजधानी होगी घोषणा की गई थी। तो आप जानते हैं जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ये आई थी 1911 में, और दिल्ली दरबार लगा था और तब घोषणा किया था कि दिल्ली जो है राजधानी बनेगा और कलकत्ता जो है राजधानी से हटेगा। ठीक है, और इसी के स्वागत में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का भी निर्माण हुआ है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे कि भारत में प्रायद्वीपीय पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। अब सभी आदमी जानते हैं कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में नहीं था, जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनके लिए है कि ऑप्शन में नहीं था। तो ऑप्शन में जब नहीं था तो एक था कि संकरी मैदान, मैं तो इसी के साथ जाऊंगा संकरी मैदान के साथ, क्योंकि भारत में 2 संकरी मैदान है, पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। तो यहाँ पे मैं संकरी मैदान के साथ ही जाऊंगा। जल प्लावित एरिया भी था, लेकिन मैं जल प्लावित एरिया नहीं मारूंगा अकॉर्डिंग टू बच्चे जैसे बताया। तो यहाँ पे मैं संकरी मैदान मार के आऊंगा। आप लोग बताइएगा कि क्या आंसर किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा हो, लग रहा हो कि एनालिसिस में दम है, तभी लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। ये पीडीएफ के बिना आपकी जो है ये एनालिसिस अधूरा है, क्योंकि आप एक बार वीडियो देखने से सब कुछ कैच नहीं कर सकते जब तक आप पीडीएफ को रीड नहीं करेंगे। और पीडीएफ आपको निःशुल्क दिया जाता है जो है हर सवेरे 8 बजे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।